हमारी बिजनेस लॉ की क्लास आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट क्लास का हमारा फ्री कंसेंट का एक टॉपिक बचा है मिस्टेक, आज वो भी उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो चैप्टर 8 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको क्वासी का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वासी का मतलब है जिसके साथ भी अटैच्ड है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं किसी भी चीज को, जैसे इसी में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास में, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, जरूरी है एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे हमने एसेंशियल्स पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ये सारे एसेंशियल्स होने जरूरी हैं। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की सारे फीचर्स उसमें नहीं मिलेंगे, बट इवन देन दैट एग्रीमेंट विल वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स उसमें सारे नहीं है, एसेंशियल्स उसमें सारे नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं दो पार्टीज के बीच में, वो क्रिएट हो जाएंगी दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, तो एसेंशियल्स पूरे नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्वासी किसी के भी साथ में लगता है, जैसे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप क्वासी फेडरल टर्म समझते हो, तो फेडरल का मतलब होता है जिस कंट्री में कुछ राइट्स, इक्वल राइट्स आपको मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और इक्वल राइट्स मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी। ठीक है, अगर हम उसे क्वासी फेडरल बोलते हैं तो उसका मतलब है कि पूरी तरीके से वो फेडरल नहीं है लेकिन फेडरल भी है। तो वही यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स नहीं है, फिर भी ये एक प्रॉपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए, नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर, उन्होंने राइटिंग में साइन करके, कंसेंट करके, साइन वाइन कुछ एग्रीमेंट अपना नहीं किया है, बट स्टिल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और जो राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए वो इस तरीके से हुए हैं कि जैसे अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता तो होते। तो आप समझ रहे हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट की तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करो, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इट डज नॉट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलेंगे जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड होने के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे जब अग्रीमेंट ही नहीं है तो ये एनफोर्सेबल कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्विटी। ठीक है, देखिए, किसी की गलती की वजह से सामने वाले को इस चीज का फायदा पहुंच गया, तो सामने वाले की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो बेनिफिट उसे मिला है उसका कंसिडरेशन, उसके एवज में, उसके बदले में जिस पार्टी से उसे वो मिला है, बेनिफिट मिला है, उसको वो बेनिफिट दे, रिटर्न करे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्विटी बोलेंगे। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट डेवलप नहीं हुआ है लेकिन फिर भी सामने वाले की एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, तो उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ इक्विटी क्या है, देखिए इसका एग्जांपल मैंने दिया है नीचे। अ पर्सन हैज रिसीव्ड सम एडवांटेज फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, आपकी वजह से, गलती से ही आपने कुछ ऐसा किया जो आप इंटेंशनली नहीं चाह रहे थे, बट आपकी वजह से ऐसा कुछ हो गया जिससे एक दूसरे पर्सन को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, विच ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, तो जो दूसरा पर्सन था उसका वो एंटाइटल्ड नहीं था, उसे रिसीव करना नहीं चाहिए था, बट उसे वो रिसीव हो गया, चाहे वो गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ, किसी भी रीजन से हुआ। तो अब ये दूसरे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो फर्स्ट पार्टी को कंपनसेट करे उस बेनिफिट के लिए। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विटी। तो लॉ ऑफ इक्विटी की वजह से ऐसे रिलेशनशिप को भी हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके के होते हैं, किन कॉन्ट्रैक्ट्स, किन 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 चीजों को हम बोलेंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहले चीज देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं गया है, या फिर इसमें दो पार्टीज है, कुछ ना कुछ एसेंशियल्स की कमी है, बट फिर भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह वैलिड होंगे। तो पहला है क्लेम ऑफ सप्लायर ऑफ नेसेसरीज टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो एक सप्लायर है नेसेसरीज का, सपोज मेरा एक छोटा बेटा है, इनकैपेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 2 साल का बच्चा है, तो मैं उसे जो जरूरत की चीजें सप्लाई कर रही हूँ, उसे खाना दे रही हूँ, उसे कपड़े दे रही हूँ, उसे घर में रहने की जगह है, तो ये सारी नेसेसरीज उसे जो मिल रही हैं, उसके बदले में अगर अगर उसके बदले में मेरे ऊपर मेरे पास क्या राइट है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी से वो चीजों को क्लेम कर सकती हूँ।
ठीक है। तो ये होता है, मेरे बेटे और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल क्योंकि मैं नेसेसरीज उन्हें सप्लाई कर रही हूँ, तो बदले में उनकी प्रॉपर्टी से वो जो चीज़ों का जो भी नेसेसरीज हैं, उनके लिए मैं उनसे एक एडिक्वेट रीजनेबल अमाउंट क्लेम कर सकती हूँ उनकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये होता है क्लेम ऑफ सप्लायर ऑफ नेसेसरीज टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो देखिए, सप्लाईज मस्ट कम विद इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसरी। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा सप्लायर के बीच में और जो इनकैपेबल पर्सन है उसके बीच में। अदरवाइज अगर हम इसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में देखें तो वो जो पर्सन इनकैपेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि सप्लायर उससे नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसकी स्टेट पे, उसकी प्रॉपर्टी पे सप्लायर का हक हो जाएगा जितनी उसने नेसेसरी सप्लाई की हैं उतने अमाउंट तक। ठीक है। सो अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सप्लाईज मस्ट कम विद इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसरी। अब अगर मैं कुछ ऐसी चीजों को सप्लाई करती हूँ जो नेसेसरीज में नहीं आता, लग्जरीज में आता है, तो क्या उनका पैसा भी मैं क्लेम कर सकती हूँ? नहीं, पैसा सिर्फ और सिर्फ उन चीजों का मैं क्लेम कर सकती हूँ जो नेसेसरीज की डेफिनेशन में आती हैं। और नेसेसरीज की डेफिनेशन में क्या आएगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। नेसेसरी का मतलब है जो बहुत जरूरी है जीने के लिए। ठीक है। सो नो पर्सनल लायबिलिटी, ओनली हिज स्टेट इज लायबल। तो जो इनकैपेबल पर्सन है उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर आपका हक हो जाएगा। सो इफ नो प्रॉपर्टी, अगर उस इनकैपेबल पर्सन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब आपके ऊपर, आप किसी भी चीज के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। तो उस पर्सन की, इनकैपेबल पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है और आपका फिर कोई राइट नहीं है। ठीक है, अगर आप सप्लायर हैं तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज ओनली रीजनेबल अमाउंट कैन बी क्लेम। सपोज मैं एक सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं एक इनकैपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई कर रही हूँ। तो सपोज हमारे बीच में हमने इसे पेपर में साइन कर लिया है कि भैया आपको मैं इतना हर महीने इतना चीजें मैं दूंगी, उसके बदले में हर महीने मुझे 10-10 हजार रुपए चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में से इतना जो भी रेंट आएगा आपकी प्रॉपर्टी का, तो वो मुझे मिलेगा, इतना 10,000 उसमें से मुझे मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक सप्लायर, कोर्ट यहाँ पे देखेगा कि सप्लायर जिस अमाउंट की नेसेसरी से सप्लाई कर रहा है, क्या वो एक रीजनेबल अमाउंट उससे क्लेम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो सिर्फ 6,000 की हर महीने और आप क्लेम कर रहे हो 10,000, आप मांग रहे हो 10,000, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो रॉन्ग होगा। तो ओनली अ रीजनेबल अमाउंट कैन बी क्लेम्ड फॉर द इनकैपेबल पर्सन्स प्रॉपर्टी। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज नेसेसरी सप्लाइड ओनली टू द इनकम्पिटेंट पर्सन। तो अगर मैं नेसेसरी सप्लाई कर रही हूँ किसी और पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल जो कि इनकैपेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक अडल्ट है, ठीक है, वो कमा सकता है बट फिर भी वो नहीं कर रहा, तो मैं अगर उससे कुछ ऐसे नेसेसरी सप्लाई कर रही हूँ तो क्या मैं वहां से क्लेम कर सकती हूँ? नहीं। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इनकैपेबल पर्सन के लिए ही है। सो नेसेसरी सप्लाई ओनली टू द इनकम्पिटेंट पर्सन और टू समवन whom he is legally bound to support, such as his wife or children। ठीक है। तो अगर सपोज मैं एक मेल मेंबर हूँ तो मैं अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को भी सप्लाई कर सकती हूँ नेसेसरी, या फिर मतलब मैं सप्लाई किसी को भी कर सकती हूँ। क्लेम मैं सिर्फ अपनी वाइफ और बच्चों की प्रॉपर्टी से कर सकती हूँ या फिर कोई और इनकम्पिटेंट पर्सन। ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सन पेइंग मनी ड्यूज बाय अनदर। देखिए, लायबिलिटी किसी और की है। सपोज ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। इस पर्सन को, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स को वाई को पेमेंट करनी है, एक्स नहीं कर पा रही, उसके बदले में मैं कर रही हूँ, मैं एक्स की हेल्प कर रही हूँ और वाई को पेमेंट कर रही हूँ ताकि एक्स बच जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पैसा एक्स से फ्यूचर में क्लेम कर सकती हूँ। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक्स और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने एक्स की हेल्प करी है तो इसीलिए मैं बाद में एक्स से पैसा क्लेम कर सकती हूँ। इसको भी बोलते हैं एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। तो पहले देखिए, 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो वो 2 कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तभी आप क्लेम कर सकते हो। पर्सन मेकिंग पेमेंट, मतलब मेरी बात हो रही है यहाँ पे, मैंने पेमेंट करी है एक्स के लिए। पर्सन मेकिंग पेमेंट इज इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग हिज ओन इंटरेस्ट एंड द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलंटरी वन। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ दान करने का मन है, मेरा लोगों की सेवा करने का, सोशल सर्विस करने का मन है तो मैंने एक्स की हेल्प की। नहीं, एक्स की हेल्प करने से मेरा अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। अब देखिए उसका एग्जांपल देखिए, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल। ये मिस्टर बी हैं, बी के पास एक बंगाल में लैंड है, ये उसके ओनर है। ठीक है। ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, सॉरी, लैंड ए का है, ए ने अपना जो लैंड है लीज पर मिस्टर बी को दिया है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ए ने अपना लैंड मिस्टर बी को दिया है यूज करने के लिए लीज पर। ठीक है, बंगाल में। अब ए को हर महीने कुछ रेवेन्यू का पार्ट, अपने लैंड का रेवेन्यू का पार्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है।
लेकिन क्योंकि ए ने टाइमली वो चीज़ें पे नहीं करी हैं, टैक्सेस पे नहीं किए हैं गवर्नमेंट को, रेवेन्यू पे नहीं करे अपने लैंड पे, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम तुम्हारे लैंड को सेल कर देंगे। अब देखिए इसमें ए को भी नुकसान है और इसमें बी को भी नुकसान है। बी का लीज़ का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और ए का लैंड छिन जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए लायबिलिटी किसकी है, ए की, लेकिन इसमें बी का भी इंटरेस्ट है। तो बी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ए की बजाय खुद ही गवर्नमेंट के ड्यूज को पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो बाद में आप बी कैन क्लेम दैट मनी फ्रॉम मिस्टर ए। तो ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड ए। तो बी और ए में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, लेकिन ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्रिएट कर देता है बी और ए के बीच में। ठीक है, स्लाइड 1 मिनट में इसका साइज छोटा कर देते हैं, पूरी विजिबल नहीं है। हाँ, तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। So B, to prevent his own lease agreement, pays to the government the sum due from A. So B can claim the amount so paid from A later. ठीक है, तो ए और बी के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया है जिसकी वजह से बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। तो बी के ऊपर ये राइट है कि वो ए से वो पैसा क्लेम कर सके और ये ए की ऑब्लिगेशन होगी कि वो बी को वो पैसा रिटर्न करे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन कि जो पार्टी पेमेंट कर रही है किसी और के ड्यू पे कर रही है उसको खुद भी अपना इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। और सेकंड कंडीशन इज द अदर पार्टी मस्ट बाउंड बाय लॉ टू पे। ठीक है, तो एक ही वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए पेमेंट की, उसी पेमेंट को ही दूसरा पर्सन पे करेगा तो ही ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस और राइट क्रिएट होंगे। ठीक है, this we have done. Now the third category of quasi contract is responsibility of finder of goods. Yes. सो अगर आपको कोई गुड्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपके नहीं किसी और के हैं, लॉस्ट गुड्स अगर आपको मिलते हैं, तो उस केस में भी जो फाइंडर है और जो ओनर है उन गुड्स का, उनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो गया है। जो फाइंडर है उसकी कुछ ड्यूटीज और उसके कुछ ऑब्लिगेशंस और कुछ राइट क्रिएट हो जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं फाइंडर की ड्यूटीज क्या क्या क्रिएट हो जाएंगी। ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर। तो पहली ड्यूटी है कि वो ट्रू ओनर को फाइंड करने की कोशिश करेगा, वो उन गुड्स को यूज नहीं करेगा, ही मस्ट नॉट यूज द गुड्स एंड ही शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। तो वो उन गुड्स का ध्यान भी रखेगा और जैसे ही वो रियल ओनर मिलेगा, जैसे वो ट्रेस होगा, उन्हें वो गुड्स वापस करना। तो ये सारी ड्यूटी है एक फाइंडर की। अब ये ड्यूटीज अगर क्रिएट होती हैं तो ड्यूटीज के साथ में आपके राइट्स भी आते हैं। वो राइट्स क्या है फाइंडर के पास? टू रिटेन द पोजेशन, दिस इज नॉट पोजेशन, टू पोजेशन until the true owner is found out। ठीक है, तो जब तक सही ओनर जो रियल ओनर है वो नहीं मिल जाता, तो जो गुड्स फाइंडर को मिले हैं उनका पोजेशन उसे रखने का पूरा अधिकार है। एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम ट्रू ओनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स एंड इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर। और जैसे ही वो ओनर मिलता है वो उन सारे एक्सपेंसेस जो इस फाइंडर ने इनकर करे हैं गुड्स को प्रिजर्व करने में, रियल ओनर को ढूंढने में, सारे के सारे एक्सपेंसेस वो रियल ओनर से क्लेम कर सकता है। ठीक है, थर्ड राइट इज टू रिकवर एनी रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय द ओनर प्रोवाइडेड he knew of the reward before finding the goods। तो वो सारा रिवॉर्ड, सपोज जो भी रियल ओनर है उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी कि जो भी इस गुड्स को ढूंढ देगा मुझे दे देगा उससे इतना इनाम मिलेगा। अब क्या होता है, इसमें दो केसेस हैं।
जो फाइंडर है उसे इस रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं है। जब वो उसे रियल ओनर को देने जाता है गिफ्ट, तो उसे पता लगता है कि ऐसी कोई रिवॉर्ड भी अनाउंस हुआ था, तो वो क्लेम करता है। उस केस में फाइंडर का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं है, तो उसे फाइंडर इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट रिवॉर्ड, टू गेटिंग दैट रिवॉर्ड। ठीक है। सेकंड केस वो है कि फाइंडर अभी उसको गुड्स मिले नहीं है, उसे बस ये पता लगा कि जिसको भी ये गुड्स मिले उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसको पता है, उसके बाद उसे वो गुड्स मिले हैं, तब वो उसे रिटर्न करता है। उस केस में ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड्स। ठीक है। अब ये है ड्यूटीज और राइट्स। अब देखिए फाइंडर को अगर गुड्स में जो गुड्स उसके पास हैं, अगर वो पेरिशेबल गुड्स हुए तो, या फिर गुड्स का जो पैसा है अगर उसको जो रियल ओनर है उसने वापस लेने से मना कर दिया, या उसके बदले में उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो एक्सपेंसेस बेयर करने से मना कर दिया, तो उन केसेस में फाइंडर के पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को सेल कर सके। सो ही कैन सेल द गुड्स इफ द ओनर इज नॉट फाउंड और ही रिफ्यूजेस टू पे द फाइंडर इन फॉलोइंग सिचुएशंस। तो फिर सिचुएशंस क्या हैं? जब कि गुड्स पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स क्या है? जिनकी लाइफ बहुत कम है, जल्दी से अगर ओनर नहीं मिला तो वो गुड्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, तो बजाय वो खराब हो उससे बेटर है कि आप उसे सेल कर दें। दूसरी सिचुएशन है कि जो गुड्स हैं, अगर आपका जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब 2/3 ऑफ वैल्यू गुड्स, अगर 1000 रुपए के गुड्स की वैल्यू की वजह से उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 600 या 700 रुपए, 650 रुपए अगर आप उसमें उसको ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो फाइंडर को रियल ओनर को ढूंढने में या उनकी देखभाल करने में, तो उसके बाद आपके पास ये राइट है कि आप उसे सेल कर सको। ठीक है। तो मतलब इस केस में कि गुड्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। सेकंड केस इनडायरेक्टली यही बोलता है कि गुड्स की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है और आपके खर्चे उस पे ज्यादा हो रहे हैं मेंटेन करने के, यूजर को ओनर को ढूंढने के, तो उससे बेहतर है कि आप उसे सेल करके अपना जो भी खर्चे हुए हैं उसे वसूल कर लो। ठीक है। तो ये हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो इस तरीके से देखिए फाइंडर और ओनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट स्टिल फाइंडर कैन क्लेम मनी फ्रॉम द ओनर और ओनर इज ऑब्लाइज्ड टू पे हिम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी इज ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। अब देखिए किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है आपके लिए कि आपको उसका बेनिफिट मिल गया और उसकी जो इंटेंशन थी वो आपको आपकी भलाई करना या ग्रेचुइटी मतलब एज अ गिफ्ट देना नहीं था, तो उस केस में आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है और आपकी ड्यूटी बनती है, जो पार्टी एंजॉय कर रही है बेनिफिट, उसकी ड्यूटी बनती है कि सेकंड पार्टी को वो उसके लिए कंपनसेट करे। ठीक है। तो इस केस में पहली कंडीशन क्या है कि आपने जो काम किया है वो उसकी इंटेंशन गिफ्ट देने की नहीं है, नॉन ग्रेटिट्यूअस है, ग्रेचुइटी नहीं है ये, मतलब आप उसको गिफ्ट देना और उसे रिवॉर्ड करना और उसे अवार्ड देना ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तभी यहाँ पे ऑब्लिगेशंस और राइट क्रिएट होंगे। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, थिंग मस्ट बी डन लॉफुली। ठीक है। तो जो चीज हुई है वो लॉफुली हुई हो, मतलब कोई जबरदस्ती आपने किसी को कुछ बेनिफिट दिया हो, उसको आप यहाँ पे कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होंगी। तो द थिंग विच इज डन मस्ट बी लॉफुल। फॉर एग्जांपल, आपको हमने पहली क्लास में भी एग्जांपल दिया था, एक कूली आप क्या कर रहा है, उसने आपका सामान, आप ट्रेन से उतरे, कूली ने लिया आपका सामान उठाया और टैक्सी स्टैंड के पास छोड़ दिया। आपने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा और आपने उसकी बेनिफिट सर्विसेज ले ली। अब बाद में जब टैक्सी स्टैंड पे जब वो कूली आपसे पैसे मांग रहे कि भैया सर्विसेज के पैसे दो, और आपने मना कर दिया कि भैया मैंने तो तुझे बोला ही नहीं था पैसे उठाने को, सामान उठाने के, तो मैं तो तुझे पैसे नहीं दूंगा। उस केस में आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है क्या कूली को पैसे दे, क्योंकि आपने कूली की सर्विसेज ली हैं और कूली ने जो सर्विसेज दी आपको गिफ्ट के लिए नहीं दिया, कोई उसे भलाई करनी है, सबको फ्री में सर्विस देता है इसलिए नहीं दी है, उसने पैसा कमाने के लिए ही आपको अपनी सर्विसेज दी है और आपने उसका बेनिफिट उठाया है और ये एक लॉफुल चीज है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं चीज रख रही थी कि कोई जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। तो ही आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसके लिए सेकेंड पार्टी को फर्स्ट पार्टी को कंपनसेट करें। ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होंगी। तो पहली कंडीशन आपको बता चुकी हूँ, थिंग मस्ट बी डन लॉफुली। सेकंड इज थिंग मस्ट बी डन बाय द पर्सन नॉट इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिट्यूअसली। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके जिसने आपको बेनिफिट दिया है उसकी इंटेंशन आपको गिफ्ट देने की, आपकी सेवा करने की और ऐसे नहीं थी, उसका इंटेंशन आपसे उसके बदले में कुछ वसूलने की थी या फिर
मतलब उसको भी उसके बदले में वो कंपनसेशन चाहिए था। द पर्सन फॉर whom द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट। और तीसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले पर्सन ने उसका बेनिफिट लिया हो, तो ही वो लायबल होगा, तो ही उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है। अ विलेज वाज इरिगेटेड बाय अ टैंक। तो जो एक विलेज में इरिगेशन होता है वो टैंक के थ्रू होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैंक को उसे रिपेयर करा दिया ताकि वो और लंबा चल सके। तो ये जो काम था जमींदार का काम था, तो जमींदार के बजाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही ये काम कर दिया। और इसका जो इसको इसको ग्रेटिटोसली नहीं किया गया है, गिफ्ट देने के या रिवॉर्ड देने के उसमें नहीं किया गया, दोस्ती निभाने के लिए नहीं किया गया है, उनसे कंपनसेशन क्लेम करने के लिए किया गया है। तो जमींदार ने ये चीज को एंजॉय किया है। ये जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दी हैं, इस चीज का बेनिफिट जमींदार ने लिया है, तो नाउ दे आर लायबल टू कंपनसेट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, ओके, सो ये हो चुका है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन। तो एक लाइफ उस पर्सन की लायबिलिटी जिसने बेनिफिट लिया है और सामने वाले पर्सन ने वो बेनिफिट या तो गलती से दे दिया है या फिर किसी प्रेशर में आके दिया है, कोवर्जन में दिया है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल, अ बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड ह्यूज अमाउंट टू एज अकाउंट। कभी हुआ है आपके अकाउंट में गलती से बैंक ने बहुत सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हो। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया हो। उस केस में क्योंकि ये चीज जो है गलती से हुई है, तो ये एक ही लायबिलिटी बनती है, ऑब्लिगेशन है टू रिटर्न दैट मनी टू बैंक। ठीक है, तो बैंक जो है आपसे वो पैसा वापस से रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है ये बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? ये स्टूडेंट्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? चलिए, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, so quasi contract, we are done with quasi contract. Let's move to the next topic, which is डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशंस और राइट्स खत्म हो चुके हैं। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग टू एन एंड, दिस इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है इसलिए उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, या तो वो इनकम्प्लीट है, जो कैपेसिटी है लोगों की, या तो मतलब वो बाद में वॉइड हो चुका है, मतलब वो इम्पॉसिबल हो चुका है क्रिएट करना, या तो कहीं ब्रीच हुआ है, मतलब किसी भी कारण से देयर कैन बी न्यूमरस रीजन बिकॉज ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सर कहीं ऐसे पड़ा होता है मेरे ऊपर मतलब चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज्ड व्हेन ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड। दैट मींस द कॉन्ट्रैक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज हैज कम टू एन एंड। The contract is now ending, it is now terminated. This is known as discharge of contract. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस किस कारण से कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो सकता है या किया जा सकता है। सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन डिस्चार्ज। सो देयर आर वेरियस टाइप्स और मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. One is on the basis of performance by the parties, or on the basis of mutual agreement or consent between the parties, or the time has lapsed to
operate or to perform the obligation, or because of the operation of law, because of the legality, because following the law the contract is deemed as discharged, or because it has become illegal or impossible to perform it after a point of time. So subsequent impossibility or illegality, and the party one of the party has breached the contract, even then the contract will be deemed as discharged. So let's move with the performance. Discharged by performance. तो अगर performance as the name suggests, when the two parties perform their duties, okay, then the कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड डिस्चार्ज। तो आपने परफॉर्मेंस करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर वो पूरा हो चुका है, परफॉर्मेंस हो चुका है दोनों पार्टी की तरफ से, तो उसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस, वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर। सो फर्स्ट इज व्हेन ईच पार्टी परफॉर्म्स हिज द रिस्पेक्टिव अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ईच पार्टी परफॉर्म्स हिज रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो दो पार्टीज, एक ने प्रॉमिस किया, एक ने कंसिडरेशन प्रॉमिस किया, तो दोनों पार्टी जब अपनी कंसिडरेशन और प्रोमिस को पूरा कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और दोनों पार्टीज की कोई राइट्स और ऑब्लिगेशंस या फिर रेमेडीज नहीं बचेंगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कैटेगरी इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है कुछ करने का, दूसरी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि भाई आप अपना प्रॉमिस परफॉर्म करोगे तो मैं उसके बदले आपको कंपनसेट करूंगा। अब क्या हुआ, जिसने प्रॉमिस करना था उसे रोक दिया गया है बाय द सेकंड पार्टी। तो आप इसमें परफॉर्मेंस डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में सेकंड कैटेगरी क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फर्स्ट पार्टी ने अपना ऑफर दिया दैट यस आई कैन परफॉर्म, आई वांट टू परफॉर्म माय प्रॉमिस, बट इट हैज बीन स्टॉप्ड बाय द सेकंड पार्टी। उस केस में भी ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय परफॉर्मेंस। अब देखिए से पढ़ते हैं, प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म। प्रॉमिसर कह रहा है कि ठीक है मैं प्रॉमिस अपना ऑफर जो मैंने किया था प्रॉमिस उसे परफॉर्म करता हूँ, बट ही इज अनेबल टू डू सो। कोई भी रीजन हो सकता है कि उसने प्रॉमिस कहा कि मैं परफॉर्म करूंगा बट वो नहीं कर पा रहा है, या तो प्रॉमिस ही नहीं उसे रोक दिया है, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में खत्म हो जाएगा और आप दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस और राइट्स से फ्री हो जाओगे, डिस्चार्ज हो जाओगे। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज ट्रीटेड एज परफॉर्मेंस, thus डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ नहीं है लेकिन सामने वाली पार्टी ने ऑफर कर दिया है, तो उस केस में भी इसको सिंपल एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और पार्टीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। नाउ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट। दोनों पार्टीज के बीच में कुछ म्यूचुअली डिसाइड हुआ, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा रहा है। सो फर्स्ट पार्ट अंडर दिस इज बाय नोवेशन। नोवेशन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोग दो पार्टीज के बीच में ऑलरेडी था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बजाय आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है। तो उससे क्या हुआ, आपने पुराना अग्रीमेंट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, तो जो पुरानी अग्रीमेंट की जो ऑब्लिगेशंस और राइट्स थी वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज नोवेशन, एज दिस नेम सजेस्ट नोव, नया, ठीक है। आपने नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है पुराने को खत्म करने के लिए, तो पुरानी आपकी ऑब्लिगेशंस और राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। सो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज टू बी बिटवीन द सेम पार्टीज और पार्टीज में बी डिफरेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए ओज 50,000 टू मिस्टर बी, ठीक है। ए को बी को 50,000 रुपए देने हैं। अब बी को पता लगा कि अब ए की इतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि अब ए का जो बिजनेस है उनका बेटा संभाल रहा है, तो नाउ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय सी द सन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो जो ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था वो अब सी और बी का हो चुका है बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। नाउ the contractual relationship will exist between C and B, not A and B. So agreement between contract between A and B is now discharged. So A and B both are discharged from their rights and obligations under the contract. So now because of the new contract, the old contract is stands discharged, okay. And the most important thing in discharge by mutual consent is that all the party must consent to it. They should be mutually ready to it, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, बट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी इज मस्ट। ये बहुत जरूरी है कि सब अग्री करें। अगर ये तीनों में से एक भी पार्टी अग्री नहीं करती तो वो नोवेशन सक्सेसफुल नहीं होगा और पुराना ही जो अग्रीमेंट है वो ही वैलिड रहेगा। इन कंसिडरेशन ऑफ डिस्चार्जिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो जो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये भी बहुत जरूरी है कि वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए ही बनाया है। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट में और पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलेशन ही नहीं है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। Next point is alteration or modification. As this name suggests, you are
मॉडिफाइंग और ऑल्टरिंग सम क्लॉजेस ऑफ योर ओल्ड अग्रीमेंट और दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यू आर चेंजिंग वन और मोर मटेरियल टर्म्स एंड in this case the agreement, you are not creating a new agreement, you are just changing some clauses in the agreement, so the parties will remain same. This is the main difference between novation and alteration. Novation में नई parties भी हो सकती है और पुरानी के बीच में भी contract हो सकता है, but alteration में parties हमेशा same रहेंगी, नई party कोई create हो जाए उसका कोई scope ही नहीं है, ठीक है। सो नोवेशन में आप बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, ऑल्टरेशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी में कुछ चेंजेस करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेसिशन। रेसिशन हम काफी बार पढ़ चुके हैं। रेसिशन का मतलब है एंडिंग, सो कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो तो उसे बोलते हैं रेसिशन, ठीक है। अब देखिए, अगर एक पेंटर ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा और उस पेंटर का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब उसने प्रॉमिस किया कि 10 दिनों के बाद मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, 5 दिनों के बाद उसका वो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके जो हाथ पे चोट लग जाती है, पैर पे चोट लग जाती है, डॉक्टर ने कहा कि 1 मंथ का बेड रेस्ट चाहिए, उस केस में यू विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज सेकंड पार्टी इज नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट विद इन द फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो उसका कोई भी रीजन हो सकता है, सिंपल इज म्यूचुअली यू आर कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज मिलकर अग्री करती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ये है रेसिशन। सेकंड लास्ट इज रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, जो भी आप लोगों के बीच में डील हुई थी एक पार्टी उसे अब कम कर देती है, मतलब अपने राइट्स को कम कर रही है, ना कि अपनी ऑब्लिगेशन को, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना। रेमिशन में यू आर रिड्यूसिंग योर बाउंड्री ऑफ राइट्स, पहले आपके जितने राइट्स है आपने उसको कम कर दिए हैं, ठीक है। तो नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इससे काम भी परफॉर्म होगा तो वो भी चलेगा। प्रोमिसी में रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो इसमें क्या हो सकता है, जो प्रॉमिसी है वो कम परफॉर्म भी कर सकता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है अपने परफॉर्मेंस को क्रिएट करने के लिए और उसे परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ओज ₹50,000 टू बी, मिस्टर ए ने बी को 50,000 रुपये देने। ए ने भैया बड़ी रिक्वेस्ट करी बी से कि भैया मेरा 50 नहीं हो पाएगा, मुझे 3 ले लो, 30 ले लो और सारा हिसाब किताब खत्म करो। बी अग्रीज, तो यहाँ पे क्या है, रेमिशन का यूज हुआ है। बी के पास अधिकार था 50,000 क्लेम करने का, नाउ ही इज सेटलिंग हिज डेट विद ओनली 30,000 रुपीज, तो 20,000 का जो राइट उसके ऊपर था बी के पास था, उसने उसको रेमिट कर दिया, उसे कम कर दिया। सो बी एक्सेप्टेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट। क्लियर है रेमिशन। लास्ट इज वेवर। अब देखिए वेवर में क्या है, आप अपना सारा राइट दे रहे हैं किसी और को, तो क्या मतलब आप उसे अपने राइट को, अधिकार को ही खत्म कर रहे हो, अपना राइट ही वेव ऑफ कर रहे हो। वेव ऑफ का मतलब है बिल्कुल खत्म करना। वॉलंटरली गिविंग अप राइट देयर बाय डिस्चार्जिंग अदर पार्टी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, तो ये उन केसेस में पॉसिबल है जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, मतलब जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अमाउंट छोटा अमाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी रिलेटिव को 5,000 रुपये दिए और उसने कहा कि बदले में 1 महीने के बाद मैं आपको 5,000 रिटर्न कर दूंगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, नाउ आई एम गिविंग अप माई राइट, तो मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है तुम रख लो, मुझे इसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यू कीप इट विद यू, नो नीड टू पे इट बैक, ठीक है। जब होगा कभी फ्यूचर में तो दे देना, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन तुम्हारे ऊपर नहीं है, नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम वॉलंटरली गिविंग अप माई राइट ऑन दैट 5,000 रुपीज, ठीक है, डिस्चार्जिंग द अदर पार्टी फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, उसे मैं फ्री करती हूँ कि अब तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं अपना राइट छोड़ देती हूँ, तुम्हारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे। दिस इज नोन एज वेवर। तो ये सारे 5 जो पॉइंट्स है वो किसके अंदर आते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज मिलके ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय सबसीक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी। अब देखिए, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो बिल्कुल वैलिड था, टाइम के साथ में उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए, लॉ में चेंजेस आए, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि वो जो एक्ट का परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गया, तो उस केस में हमने पहले ही बहुत बार पढ़ चुका है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। वॉइड अब इनिशियल का मतलब है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे तभी से वो इलीगल है या फिर वो वॉइड है, मतलब आप उसे नहीं कर सकते, और बाद में होने से का मतलब है सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, ठीक है। द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और इलीगल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर इलीगल हो जाएगा ड्यू टू सम अनकंट्रोलेबल इवेंट और सर्कमस्टांसेस। और ये इलीगल या इम्पॉसिबल क्यों होगा, कुछ ऐसे इवेंट्स की वजह से जो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से जो अनकंट्रोलेबल है। इस डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी को भी बोलते हैं
फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो ही वो चाहते हैं कि मुझे खत्म करो, समझ रहे हो। पार्टीज स्टैंड डिस्चार्ज, तो इस केस में भी दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा और दोनों पार्टीज क्या हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से और राइट से भी। इफ पार्टीज रिसीव एनी बेनिफिट, सच बेनिफिट मस्ट बी रिटर्न। तो अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी तब जब डिक्लेयर हुई है तब तक एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है, तो बदले में, क्योंकि अब तो वो चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी, बदले में जो है कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट या फिर जो रेमेडीज का बेनिफिट है सेकंड पार्टी को नहीं मिलेगा। तो उसे बचाने के लिए इसमें लिखा है कि अगर आपने कोई अगर आप एक पार्टी हो एक कॉन्ट्रैक्ट में और आपको कोई बेनिफिट या फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई किसी चीज का फायदा उठाया है, यू हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट, तो उसके ऊपर फिर आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको उसे वापस करनी पड़ेंगी। Discharge by subsequent or supervening impossibility or illegality. Discharge by subsequent or supervening impossibility or illegality, तो ये तो हम कर चुके हैं। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप ये कोर्ट ये मानता है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट नहीं मानेगा कि ऐसे कुछ इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज केसेस कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, wherein the court will say yes there was a supervening impossibility and now the contract stands void। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मैटर, वो टॉपिक, वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो चुका है, वो ही डिस्ट्रक्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कार को लेकर एग्रीमेंट किया कि आई विल सेल माय कार टू मिस्टर बी, ए विल सेल हिज कार टू मिस्टर बी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो कार ठीक थी, तो उसमें लिखा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कि 1 महीने के बाद आई विल सेल माय कार टू मिस्टर बी। 1 महीने से पहले ही, मतलब 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद ही उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और अब वो कार जो है या फिर वो कार चोरी हो गई, तो अब क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है, तो आप इसको किस तरीके से ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, अब यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पर्पस ही खत्म हो गया है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका क्या हो सकता है, जब पर्पस ही खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक एग्जांपल आपकी जो बुक में था वो ये था कि एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक विंडो वाला रूम बुक किया होटल में। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि उनका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि उस विंडो से वो कोई पोजीशन देखना चाहते हैं, कोई झांकी जो उधर से निकलेगी उस विंडो से वो विजिबल होगा, वो उसे देखने के लिए वो रूम को बुक कर रहे हैं। ठीक है, ये जो होटल के जो ओनर हैं ये उनको पता था। अब वो जो उसका जो रूम का रेंट है वो पे कर दिया, वो बंदा जो है उस रूम में गया तो पता लगा वो पोजीशन ही कैंसिल हो गया, तो जो झांकी निकलनी थी वो कैंसिल हो गई। तो अब क्या है, उसने वापस से अपने होटल वाले से पैसे मांगे कि भैया मैं तो, मेरा जो पर्पस था वही अब खत्म हो चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में वॉइड हुआ, तो आपको जो मैंने पैसे दिए तो मुझे वापस दो। तो यहाँ पे भी ये जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, so next is death or personal incapacity of promisor in contracts of personal nature। अब जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी की या तो डेथ हो चुकी है, पर्सनल इनकैपेसिटी हो चुकी है, या तो वो इनकैपेबल हो चुका है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको पेंटर एग्जांपल दिया, पेंटर ने प्रॉमिस किया था एक पर्सन से कि भैया देखो 1 महीने के बाद में या इस डेट पे मैं आपका ये पेंटिंग बनाऊंगा या कल मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगा। उसी बीच में वहां पे जाते जाते उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ जो है उसका खराब हो गया, तो नाउ दैट पर्सन इज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये
नल और वॉइड हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ लॉ, अब कोई लॉ ही चेंज हो गया है, पहले जो चीज अलाउड थी वो चेंज, अब जिस बेसिस के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो चीजें ही चेंज हो चुकी हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो भी एक वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के बीच में हुआ है। लीगल इम्पास, लीगल इम्पास का मतलब है लीगल प्रॉब्लम्स हो गई हैं दो पार्टीज के बीच में, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इज हॉल्टेड, एक परफॉर्मेंस रुक गया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसे परफॉर्म करना भी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसमें एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो ये है कि डीडीए ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपको यहाँ पर ये वाली इतनी बिल्डिंग्स बनानी है इस ये स्पेसिफिकेशंस के साथ में। अब दिल्ली गवर्नमेंट जो बिल्डर था वो उसने शुरू कर दिया था, या फिर अभी शुरू भी नहीं किया था, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर प्रोटेस्ट किया कि डीडीए के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो बोल सके किसी भी पार्टी को, किसी भी बिल्डर को हायर कर सके, तो क्योंकि ये लैंड जो है दिल्ली गवर्नमेंट का है, ना कि डीडीए का। तो अब ये जो प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ठीक है, डीडीए के बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डीडीए और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ये लीगल इम्पास की वजह से, ये जो चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है या लीगली फंसी हुई है, उस चीज की वजह से डीडीए और बिल्डर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। आउटब्रेक ऑफ वॉर, तो जैसे कि सपोज आप श्रीलंका के साथ, लेट्स अज्यूम कि आप श्रीलंका के साथ में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उसे इतने पैसे दोगे, फ्यूचर में उतने, उसके बदले में वो इतनी कॉफी आपको सेंड करेगा। अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में वॉर हो गई उसी दौरान में, तो अगर आप वो चीज उसे करते हो तो वो चीज वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो चुका है, तो आपकी कोई लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, ऑब्लिगेशंस नहीं बनेंगी। ठीक है, केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ केसेस हैं जहां पे इलीगैलिटी, सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी का क्लेम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिस्चार्ज और डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, वेयरइन one party who is obliged to perform is unable or it become difficult to perform। ठीक है, for example ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए विल सेल हिज गुड्स टू मिस्टर बी ऑन दिस डेट, 10 तारीख को ये जो गुड्स हैं ए से बी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक रीजंस और कुछ भी रीजन की वजह से जो गुड्स हैं वो 10 के बजाय 11 तारीख को पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आके सिर्फ इस रीजन से कि वो डिफिकल्टी परफॉर्मेंस नहीं, कोर्ट इसको नहीं मानेगा। ठीक है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप, अब देखिए कुछ आपके बीच में और एक पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 महीने के बाद आप उसे इतने शू के पेड़ सेंड करोगे, अब बीच में क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल था उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आप जिस प्राइस पे जो अग्रीमेंट हुआ था उस प्राइस से पे आप प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हो, बल्कि आपकी कॉस्ट भी उससे कवर नहीं हो रही, तो वो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा, नहीं, वो वैलिड ही रहेगा और आप उसके अंदर लायबल हो गुड्स को सेंड करने के। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए ने कहा है कि जब ये गुड्स मेरे पास बनकर आ जाएंगे मिस्टर सी से, तो ये गुड्स मैं आपको सेल कर दूंगा। अब जब गुड्स सी से मैन्युफैक्चर के पास से ही मिस्टर ए के पास नहीं है, हाउ ही कैन सेल दोस गुड्स टू मिस्टर बी, तो ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई है बी के लिए, ए के लिए गुड्स बी तक पहुंचाना बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर भी ये वॉइड नहीं होगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं एक अग्रीमेंट में, उसमें बहुत सारे उसे परफॉर्म कर दिए हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो रह गया, तो उस केस में भी ये इनवैलिड नहीं होगा। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और सिविल डिस्टर्बेंसेस, अब स्ट्राइक की वजह से, लॉकआउट की वजह से, सिविल लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, तो उस केस में भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अदर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, तो बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब टाइम, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम एक मेजर कंसर्न है, एक मेजर सब्जेक्ट मैटर है, उस तो गुड्स का टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो उस केस में इफ यू आर ट्रांसफरिंग द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम, तो वो जो टाइम खत्म हो चुका है जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, तो अब सेकंड पार्टी उसको डिस्चार्ज डिक्लेयर कर सकती है कि भैया अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा ही नहीं हुआ है, जो अग्रीमेंट हुआ था वो फुलफिल नहीं हुआ, टाइम को फुलफिल नहीं किया गया है, तो इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज ऑफ एसेंस, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टाइम बहुत जरूरी है, तो वहां पर क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा उसी टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। बट इन ए केस टाइम इज नॉट एसेंस, तो जहां पे टाइम इतना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक बिल्डिंग, मैंने बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जैसे बिल्डिंग बनेगी आप मुझे इसे दे देना, मेरा पोजेशन इस पे हो जाएगा, अब उसमें कभी 2 महीने भी लगते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 साल भी लग जाते हैं, तो टाइम इतना जरूरी वहां पे नहीं है, टाइम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने डाला ही नहीं है क्लॉज का, तो उस केस में क्या होगा, इट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजन, तो वहां पे कैटेगरी आ जाएगी रीजनेबल टाइम की, कि कितना, अगर एक को आपने एक परफॉर्मेंस के लिए आपने 2 महीने का टाइम दिया, तो रीजनेबली उसे कितना टाइम लग जाना चाहिए। ठीक है, सही क्या है, उसे कितना टाइम लगना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, किस वजह से उसे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उन केसेस में इट विल बी अ लैप्स ऑफ टाइम और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज डिक्लेयर हो जाएगा।
बाय एन ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो अगर लॉ की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, तो लॉ क्या कहता है, पहला रीजन है डेथ। अगर जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें से कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है, उस केस में भी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकेंड इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी की वजह से भी इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब ही इज इनकैपेबल टू पे हिज डेट्स। तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, वो पर्सन उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उसे कोर्ट क्या है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। और कोर्ट इसे डिसाइड कर देती है कि नाउ यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल योर लायबिलिटीज। देन द कॉन्ट्रैक्ट्स डन बाय इंसॉल्वेंट विल बिकम वॉइड। ठीक है। नाउ मर्जर, कॉन्ट्रैक्ट गिविंग inferior right merges into contract giving superior right to the same person। तो उस केस में भी आपका जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है पुराना वाला, वो खत्म हो जाएगा, इंफीरियर राइट वाला। फॉर एग्जांपल, एक टीनेंट है, टीनेंट ने मिस्टर ए को रेंट देना था, तो रेंट देने के बजाय उसने क्या किया, मिस्टर ए से वो प्रॉपर्टी ही खरीद ली। तो यहाँ पे क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो इंफीरियर राइट्स हैं वो ग्रेटर राइट्स के साथ में मर्ज हो गए हैं सेम पर्सन के लिए ही। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, जब मर्जर नहीं हुआ था, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अनऑथराइज मटेरियल ऑल्ट्रेशन मेड इन राइटिंग और कॉन्ट्रैक्ट मेड इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी क्या है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें बिना किसी सामने वाली पर्सन की कंटेंट से अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हो, तो इसी वजह से भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ लास्ट इज बाय ब्रीच, when the party is not performing his duties under the contract। ठीक है। So there are two kinds of breach, anticipatory breach and actual breach। तो anticipatory committed before the date of the performance। तो अभी परफॉर्मेंस की डेट भी डिसाइड नहीं है, बट उसने पहले से ही कह दिया है, this will not be created, this will not be performed। ठीक है। तो ये है एंटिसिपेटरी बिल। सेकेंड इज एक्चुअल एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बीइंग ब्रीच्ड बाय वन पार्टी। सो इसमें एक्चुअल में क्या है, कमिटेड ईदर, तो ये कब कमिट हुआ है, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। तो ये एक्चुअल में क्या है, परफॉर्मेंस के टाइम पर ही जो ब्रीचिंग पार्टी उसने कहा है कि भैया ये नहीं हो पाएगा, और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस के दौरान आधा परफॉर्मेंस हो चुका है, आधा रहता है, तब ये डिक्लेयर हुआ है कि दिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो तब भी ये केस में क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? हम अभी तक 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी को अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।
चलिए अभी तो टाइम है हमारे पास, तो आज हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो इसको हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इसे कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 5 मिनट का ब्रेक है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी ब्रीच करती है, मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करती है तो सेकेंड पार्टी को क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेमेडीज अवेलेबल व्हेन द वन पार्टी परफॉर्म्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? फर्स्ट इज रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार है द अग्रीड पार्टी, जो सफर कर रही है, सफरिंग पार्टी को। ठीक है, और या तो जो भी डैमेजेस हुए हैं वो क्लेम कर सकते हैं, क्वांटम मेरिट है, ये भी हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है और इंजेक्शन। तो ये 5 रेमेडीज अवेलेबल हैं अग्रीड पार्टी को ऑन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो रेसिशन टर्म को हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट हर क्लास में, हमारी ये 4th क्लास है, हमने हर क्लास में रेसिशन के बारे में पढ़ा है। रेसिशन का मतलब है एक पार्टी जब एक कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक पार्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज में से एक पार्टी ब्रीच करती है, अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करती है, अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करती है, अपना ऑब्लिगेशन नहीं करती है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है, तो सेकंड पार्टी के पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दे, टर्मिनेट कर दे, एंड कर दे। ठीक है, सो अग्रीड पार्टी हैज डिसाइडेड टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट और he is discharged from all his obligations under the contract। तो उसने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने का क्यों कहा है? क्योंकि अगर एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो उसके भी ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशंस ना रहे, तो वो क्या करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, सो ही बिकम एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज। और उस कॉन्ट्रैक्ट के बजाय जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, उसके ब्रीच की वजह से अगर सेकंड पार्टी को कोई और नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो सेकंड पार्टी उससे वो भी क्लेम कर सकती है। He has to return all the benefit received by him under the contract। और अगर जो पार्टी, फर्स्ट पार्टी जो ब्रीच किया है, उसने कुछ परफॉर्म किया और कुछ लास्ट में ब्रीच कर दिया, मतलब पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है, पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, तो जो पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है उसका बेनिफिट अग्रीव्ड पार्टी ने लिया है, तो अग्रीव्ड पार्टी को वो सारे बेनिफिट वापस करने पड़ेंगे या उनके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा, तो ही उसको ये रेसिशन का अधिकार मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A promises to supply the furniture for B's new office on a certain date। ठीक है, तो A ने प्रॉमिस किया है कि B को एक पर्टिकुलर डेट पे, लेट्स से 1 जनवरी को, उसका नया फर्नीचर उसके वहाँ पे, उसके ऑफिस में और नए ऑफिस में पहुंच जाएगा। B promises to pay on receipt। तो B ने भी प्रॉमिस कर दिया कि भैया जैसे ही फर्नीचर आएगा उसी टाइम पे सारी पेमेंट हो जाएगी। अब A ने अपना प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया, मतलब उस डेट के ऊपर फर्नीचर उसने डिलीवर नहीं किया, तो अब क्या है, अब बी के पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या है, अगर सपोज ए ने प्रॉमिस किया 1 तारीख को, 1 जनवरी को फर्नीचर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रॉमिस 1 को बजाय वो 5 को आ रहा है, 5 को फर्नीचर आ रहा है, तो बी के पास ये ऑप्शन है, ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे और उसे पेमेंट ना करे। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को 4th पॉइंट समझने के लिए भी लेते हैं। सपोज ए ने प्रॉमिस किया कि 1 जन तक आपके पास पहले 30 जन को आधा फर्नीचर जाएगा और फिर उसके बाद 1 जन को रिमेनिंग फर्नीचर आपके पास पहुंच जाएगा। तो बी ने कहा कि ठीक है, तो मैं 1 ही तारीख को सारी पेमेंट कर दूंगा। अब हुआ क्या कि 30 दिसंबर को जो फर्नीचर जाना था वो बी के पास पहुंच गया, बट 1 जनवरी का फर्नीचर बी के पास नहीं पहुंचा। ठीक है, उसमें और डिले हो गया, वो 3-4 दिनों के बाद बी के पास आया। तो अब यहाँ पर बी के पास ये राइट है कि उसे रिसाइन कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फुलफिल नहीं हुई है। 1 जनवरी को जो फर्नीचर आना था नए ऑफिस में, वो 1 जनवरी को नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बी को पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट मिला है, मतलब कुछ फर्नीचर बी के पास ऑलरेडी जा चुका है जो बी ने एक्सेप्ट किया है, मतलब बी हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ द परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस बाय मिस्टर के। तो बी को उस पार्ट परफॉर्मेंस के लिए ए को कंपनसेट करना पड़ेगा और रिमेनिंग कैजुअलिटी, रिमेनिंग ऑब्लिगेशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये है रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज डैमेजेस। अब देखिए ये बड़ा वाइड टॉपिक है, तो सबसे पहले डैमेजेस को समझिए क्या होता है। आप इसके नाम से समझ गए होंगे क्या है। जो भी नुकसान या लॉस दूसरी पार्टी को, अग्रीव्ड पार्टी को हुआ है डिफॉल्टिंग पार्टनर पार्टी के ब्रीच से, तो वो डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हो डिफॉल्टिंग पार्टी से।
ठीक है, तो वो लॉसेस को, वो एक्सपेंसेस को आप क्या कहते हो, डैमेजेस। सो मॉनेटरी कंपनसेशन पेएबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी टू द अग्रीव्ड पार्टी। तो डैमेजेस को लॉ में हम बोलते हैं कि जो कंपनसेशन जिसने डिफॉल्ट किया है वो पार्टी अग्रीव्ड पार्टी को देगी। क्यों देगी? फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। तो जो अग्रीव्ड पार्टी को जो भी लॉस हुआ है, जो उसने सफर किया है, क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ दिस पार्टी, फर्स्ट पार्टी। सो जो भी मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा डिफॉल्टिंग पार्टी से अग्रीव्ड पार्टी को, उसको बोलते हैं डैमेजेस। ओके, अब डैमेजेस का पर्पस क्या है? डैमेजेस आर नॉट टू पनिश बट टू कंपनसेट। अब डैमेजेस क्यों लगाए जाते हैं, डिफॉल्ट अग्रीव्ड पार्टी को क्यों मिलते हैं? इसका पर्पस डिफॉल्टिंग पार्टी को सजा देना नहीं है, बट अग्रीव्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई करना है। ठीक है, तो पेनल्टी नहीं है डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर, अग्रीव्ड पार्टी के लिए कंपनसेशन है ये। ठीक है, टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजीशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म्ड। तो इसका मेन पर्पस क्या है? अग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करने के लिए और उसे उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए कि एज ए परफॉर्मेंस हैज बीन डन, कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, आप जिस पोजीशन में होते उसी पोजीशन में लेकर आने के लिए डैमेजेस दिए जाते हैं अग्रीव्ड पार्टी को बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ही डैमेजेस में एक बहुत ही फेमस केस है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल केस। अब इसमें क्या है, देखिए हेडलेस की मिल स्टॉप्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ अ शाफ्ट। को एक मशीनरी के ब्रेकडाउन की वजह से खराब हो गई थी, तो एच की जो मिल है पूरी रुक गई। तो बी ने क्या किया, एच ने क्या किया, एच ने बी को हायर किया, ये कैरियर कंपनी थी, कि आप ये सामान मिस्टर सी तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और वो सामान वापस जब वो ठीक हो जाएगा तो मेरे तक वापस पहुंचा देना। ठीक है, तो अब एच ने ये डिस्क्लोज नहीं किया बी को कि अगर उसने ये शाफ्ट को डिलीवर करने में मुझे लेट कर दिया तो मुझे पैसों का, प्रॉफिट का कितना नुकसान होगा। ठीक है, बट डिलीवरी जो बी का जो काम था डिलीवरी का, वो डिलीवरी फिर डिले हो गई, ट्रांजिट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीवरी लेट हो गई। ठीक है, तो उस केस में आप बी के ऊपर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं किया गया था कि अगर डिले हुआ तो आप कितने डैमेजेस इनकर करोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही फेमस केस है हेडले बैक्सनडेल केस का। और इसमें डैमेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी, ये डिफाइन कर रहा था। तो हम नेक्स्ट स्लाइड उसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से तरीके के डैमेजेस होते हैं। So there are 5 kinds of damages. One is ordinary damages, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करने की वजह से होते हैं। स्पेशल डैमेजेस जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होते हैं। एग्जाम्पलरी और विंडिकेटिव डैमेजेस, ये वो डैमेजेस हैं जो कंपनसेशन के लिए नहीं बल्कि ब्रीचिंग पार्टी को पनिश करने के लिए इम्पोज किए जाते हैं। नॉमिनल डैमेजेस, ये बहुत ही कम अमाउंट के डैमेजेस होते हैं, जिसमें अग्रीव पार्टी के नुकसान काफी अमाउंट में काफी कम होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी, तो ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डिनरी डैमेजेस। So first is ordinary damages. So they arise naturally or directly in the usual course of things from breach. तो ब्रीच होने की वजह से जो यूजुअली एक्सपेंसेस होते हैं या यूजुअल लॉसेस होंगे, उसको वो होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। फॉर एग्जांपल, X promises to deliver 100 bags of rice to Y at price of ₹100 per bag on a future date. Later X denied. तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट प्राइस चेंज्ड टू 110 रुपीज। जो पहले जब अग्रीमेंट हुआ था 100 रुपए के बीच में हुआ था, तो क्योंकि अब वाई ने एक्स ने डिलीवर करने से मना कर दिया, तो अब मार्केट प्राइस 100 की बजाय 110 हो गया है। तो वाई को कितना नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का हर बैग के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑर्डिनरी डैमेज। अब देखिए उसका डैमेज का अमाउंट यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। ऑन द डेट ऑफ ब्रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे एग्जाम्पल में, तो कितना हुआ था, 100 रुपीज के 100 बैग्स। और जब ये ब्रीच हुआ तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या था, 110 रुपए। ठीक है, तो वाई को कितना नुकसान हुआ है, 10 रुपए का हर बैग के ऊपर। तो 100 बैग्स के ऊपर कितना नुकसान हो गया, 100 into 100 बैग्स, तो हो गया 1000 रुपए का नुकसान। सो 1000 रुपए ही कैन क्लेम फॉर from Mr. X. ठीक है, and keep this thing in mind that the market price is calculated on the date of breach of the contract. For example, 1 जनवरी की बात हुई थी कि X ने कहा था 1 जनवरी को Y को इतने गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। अब गुड्स 1 तारीख को इतने डिलीवर नहीं हुए, मार्केट प्राइस बढ़ गया, 100 से 110 हो गया। लेकिन आप जब आपने किसी और डीलर से बात करी, तब तक वो जो मार्केट प्राइस था 120 हो चुका था। मतलब आप लेट से 10 जनवरी की बात है, 10 जनवरी को जो प्राइस 110 था 1 जनवरी को, 10 जनवरी को 120 हो चुका है। तो क्या आप 20 रुपए पर बैग का नुकसान लगाओगे कि 10 रुपए का? यहाँ पे आप 10 रुपए पर बैग का ही नुकसान क्लेम कर सकते हो, क्योंकि हम वो मार्केट प्राइस लेते हैं जो कि डेट ऑफ ब्रीच पर होगा, ना कि किसी भी और सब्सिक्वेंट डेट पर होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट?
तो ये है हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट इज स्पेशल डैमेजेस। अब ये वो डैमेजेस हैं जो हमने अभी जो केस किया हैडले और बैक्सटेंडेल का, वहां पर मैटर करते हैं। देखिए, दे अकर अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हेन बोथ पार्टीज नो ऑफ इट बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज को ये पता हो कि ये स्पेशल डैमेजेस क्या हैं, ठीक है, और ये किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अराइज होंगे। कम्युनिकेशन अबाउट सच प्रोबेबल लॉसेस और एक्सपेंसेस बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी टू क्लेम सच डैमेजेस। देखिए, ये स्पेशल डैमेजेस को क्लेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज को इन डैमेजेस का फ्यूचर एडवांस में ही पता हो कि ये फ्यूचर में हो सकते हैं अगर काम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ तो, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो, ठीक है। अब देखिए, ये एग्जांपल पढ़िए। A builder contracts to B to finish building a house by January so that B may give possession of it to C। तो एक बिल्डर है, बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भैया आप घर बनाओ, और क्योंकि और आपको जनवरी तक ये घर कंप्लीट करना है, क्योंकि बी और सी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि बी ये घर रेंट पर सी को दे देगा जनवरी में, ठीक है। तो नाउ ए इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बी एंड सी। तो ए को पता था बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच वाला कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में कंप्लीट नहीं होता तो इससे बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट भी खराब हो जाएगा, उसको बी को और इसके भी लॉसेस हो जाएंगे और सी को भी लॉसेस होंगे उससे। तो ये एडवांस में ही ए को पता था। नाउ अब ए बिल्ड्स द वीक हाउस एंड इट फॉल्स डाउन इन जनवरी। तो ए ने घर तो कंप्लीट कर दिया जनवरी में, लेकिन वो इतना कमजोर था कि वो टूट गया जनवरी में, सी के पोजीशन से पहले ही वो घर टूट गया। अब देखिए, ये सारी की सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बी के ऊपर क्या क्या खर्चा आ जाता है। बी को वो घर दोबारा से बनवाना पड़ेगा, पहली चीज, ये सारा खर्चा बी ने उठाया है जो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सी और बी के बीच में जो रेंट का एग्रीमेंट हुआ था, बी को वो रेंट अब नहीं मिलेगा क्योंकि सी को पोजीशन नहीं मिला है। दूसरा खर्चा हो गया बी का। तीसरा खर्चा ये हुआ, सी ने कहा कि भैया बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी अब सी को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसे वो घर नहीं मिला, उसे और देखना पड़ रहा है, तो उसने कंपनसेशन क्लेम किया बी से, क्योंकि बी अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाया, तो वो कंपनसेशन भी बी ने सी को दिया। तो तीन तरीके के एक्सपेंसेस बी को उठाने पड़े बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ए और बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए, ठीक है। अब यहाँ पे B can claim all these expenses from A। कौन कौन से expenses हैं जो A को उसे देने पड़ेंगे? Cost of rebuilding the house, rent lost and compensation to C। तो all these three kinds of expenses A will have to give to return to Mr. B, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो रहे हैं। मतलब जो घर टूटने का जो एक्सपेंस है वो ऑर्डिनरी डैमेज है जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा जो और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो होते हैं स्पेशल डैमेजेस, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अगर ए को नहीं पता होता बी और सी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो ए विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस एंड नॉट फॉर द रेंट लॉस एंड द कंपनसेशन टू सी, ठीक है। तो स्पेशल डैमेजेस द अग्रीव्ड पार्टी कब क्लेम कर सकती है? व्हेन द ब्रीचिंग पार्टी नो इट इन एडवांस दैट सच प्रोबेबल लॉसेस कैन अकर इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, ठीक है। तो नाउ रीड द सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन अबाउट सच एक्सपेंसेस और लॉसेस बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी। तो ए और बी के पहले से ही पता था कि क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है एक्सपेंसेस और डैमेजेस को बाद में क्लेम करने के लिए। तो ये है स्पेशल डैमेजेस। थर्ड कैटेगरी है एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस का मतलब है, इनका नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनका नेचर है, जिनका पर्पस है पनिश करना, ना कि कंपनसेट करना, ठीक है। सो द पर्पस इज टू पनिश द डिफॉल्टिंग पार्टी एंड क्यों इसमें डिफॉल्टिंग पार्टी को पनिश करना है? बिकॉज इट हैज कॉज डिसअपॉइंटमेंट, मतलब पैसों से ज्यादा आपने मेंटल सफरिंग दी है सामने वाली पार्टी को, फीलिंग को हर्ट किया, प्रेस्टीज को हर्ट किया, गुडविल को, रेपुटेशन को हर्ट किया, डिसअपॉइंट करा है, ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से सेकेंड पार्टी सफर कर रही है। तो मेंटल इश्यूज यहाँ पे ज्यादा है, मेंटल डिस्ट्रेस ज्यादा है, ना कि फाइनेंशियल लॉसेज हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट आप डैमेजेस लगा रहे हो डिफॉल्टिंग पार्टी पे, तो यहाँ पे डैमेजेस का अमाउंट भी काफी हैवी होता है। सो ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्वाइट हैवी इन अमाउंट। So these kind of damages, vindictive damages, because of nature of giving punishment to the defaulting party, they are quite heavy in amount, ठीक है। Next point is they are allowed in two cases। अब ये देखिए vindictive damages कहाँ पे allowed होते हैं? दो केसेस में normally allowed किए जाते हैं गवर्नमेंट की कोर्ट की तरफ से। One is when there is a breach of a contract to marry। आप A ने B के साथ में contract किया कि I will marry you on this date,
उससे पहले ही ये किसी के साथ शादी कर ली, तो ये क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। तो यहाँ पे जिस पर्सन को आपने शादी नहीं करी, प्रॉमिस करके शादी नहीं करी, अब आप देखिए उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रेस्टीज, वो कितना डिसअपॉइंटेड है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मेंटली वो कितना प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो उस केस में कोर्ट क्या है, डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर ह्यूज अमाउंट उस पर डैमेज क्लेम, डैमेज का वो उस पर वो लगेगा, पनिशमेंट मिलेगी उसे, ठीक है। एंड सेकंड केस इज डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर। अब एक बैंकर एक चेक को डिसऑनर कर देता है, जबकि उस अकाउंट में जिसका वो चेक है उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे हैं, ठीक है। तो डिसऑनर का मतलब क्या होता है, डिसऑनर का मतलब है कि चेक क्लियर नहीं हुआ, तो इससे उसकी रेपुटेशन काफी खराब हो जाती है जिस पर्सन का वो अकाउंट है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ द मिस्टेक बाय द बैंकर। तो यहाँ पे भी बैंकर के ऊपर विंडिकेटिव डैमेजेस का चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे पैसों से कंपनसेट नहीं किया जा रहा, उसकी जो प्रेस्टीज और डिसअपॉइंटमेंट को आपने हर्ट करा है, फीलिंग को हर्ट किया, उसके लिए कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे डैमेजेस लगाए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली टू पनिश द सेकंड पर्सन, डिफॉल्टिंग पर्सन। अब सेकंड लास्ट कैटेगरी है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस, देखिए एज दिस नेम सजेस्ट, नॉमिनल का मतलब है बहुत ही कम अमाउंट में। सो एक्चुअल लॉस इज वेरी नेग्लिजिबल, these are awarded not by way of compensation but simply to recognize the right of the aggrieved party to claim damages, because मेरा right है damages claim करना, तो मुझे कंपनसेशन मिलेगा। तो मतलब मेरे नुकसान को कंपनसेट करने के लिए डैमेजेस ने लगाए हैं, मेरा अधिकार है इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए डैमेजेस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो डैमेजेस मुझे मिल सकते हैं अगर मैं अग्रीव्ड पार्टी हूँ तो। लास्ट कैटेगरी इज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। देखिए दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा कि अगर कोई भी एक पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो सेकेंड पार्टी को इतना पैसा उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डैमेजेस का अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो उस पार्टी को, फर्स्ट पार्टी को इतने अमाउंट से कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डैमेजेस हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इन एडवांस। तो ये होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए, it is a mutually agreed sum decided at the time of formation of the contract which will be payable by the party who breaches the contract। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में जब आप साइन कर रहे हो उसी में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया कि आपको अगर ब्रीच कोई पार्टी करती है तो वो पार्टी ब्रीच के बाद कितना पैसा सेकेंड पार्टी को देगी। अब देखिए यहाँ पे डैमेजेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट की जो फेयर होगा, जितना डैमेज इनकर हुआ उतना ही आप डैमेज लेकर चल रहे हो, या फिर एक बड़ा अमाउंट, मतलब कितना डैमेज हुआ मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसे एज अ पेनल्टी की तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हो कि अगर आपका नुकसान लेट से 100 रुपए का हो रहा है, लेकिन आपने कहा कि अगर ऐसा किसी पार्टी ने ब्रीच किया तो उसके ऊपर 1 लाख का नुकसान होगा, तो ये क्या है, पेनल्टी है, ठीक है। अब नाउ रीड द डेफिनेशन। लिक्विडेटेड डैमेज क्या है, अ फेयर एंड जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल लॉस। तो लॉस कितना हो सकता है उस अमाउंट को ही आप इंक्लूड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो है लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। सेकंड है पेनल्टी, प्री डिसाइडेड सम ऑफ मनी विच इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस। तो जितना लॉस होगा उससे कहीं ज्यादा है वो पेनल्टी का अमाउंट, ठीक है। तो समझ में आ गया लिक्विडेटेड और पेनल्टी का डिफरेंस। लिक्विडेटेड है रीजनेबल अमाउंट, पेनल्टी है आपके ऊपर सजा है, मतलब आपको लॉस से बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर आपने ब्रीच किया तो। सो इंडियन कोर्ट्स अलाउ ओनली लिक्विडेटेड डैमेजेस, बट इंडिया में सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेज मतलब रीजनेबल अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एंड नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी, ठीक है। तो पेनल्टी अलाउड नहीं है, सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेजेस अलाउड है इंडिया में। अदर प्रोविजन, तो हम 5 तरीके के डैमेजेस पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू डैमेजेस, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सूट। तो अगर आप कोई पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट में तो सेकंड पार्टी अपने डैमेजेस को क्लेम करने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए फर्स्ट पार्टी से कोर्ट में जाएगी। तो वहाँ का जो पेपर वर्क है, जो लॉयर आप हायर करेंगे, ठीक है, जितने भी हियरिंग्स होंगी उस सब पे जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ सूट। तो जो आपने सू करा है फर्स्ट पार्टी को, सू से लेके कंपनसेशन वर्डिक्ट मिलने तक जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो भी आप उस पार्टी से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट द कॉस्ट इनकर्ड इन टेकिंग द केस टू कोर्ट, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोविजन इज ड्यूटी टू मिनिमाइज द डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा कि मैं आपको इतने गुड्स इस टाइम पर पे करूंगा, मतलब जो भी है। और सेकंड पार्ट, ये जो नुकसान, अब यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी को नुकसान तो हुआ है फर्स्ट पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी की वजह से, लेकिन अग्रीव्ड पार्टी की नेग्लिजेंस की वजह से वो नुकसान का अमाउंट और ज्यादा बढ़ गया है,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि आप सिर्फ वो डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो जो आपकी गलती से नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप अपने डैमेजेस अपनी नेग्लिजेंस की वजह से इनकर कर रहे हो तो उसके लिए डिफॉल्टिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, सो अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर डैमेजेस विच आर इनकर्ड ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस। ठीक है, तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से जो आपको नुकसान हो रहा है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अग्रीव्ड डिफॉल्टिंग पार्टी से आप उसके लिए कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। तो आपकी ड्यूटी है कि आप एक्सपेंसेस को या फिर अपने लॉस को कम करने की कोशिश करो, और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भी आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड रेमेडी अवेलेबल अगेंस्ट द ब्रीचिंग पार्टी। थर्ड इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या है, जो ब्रीचिंग पार्टी है ये उसको अधिकार है क्वांटम मेरिट में, जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है, ठीक है, डिफॉल्ट करा है, डिफॉल्टिंग पार्टी को ये अधिकार है कि उसने जो पार्ट परफॉर्मेंस किया है उसके बदले में उसे कंपनसेशन मिले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच किया लेकिन उसने कुछ परफॉर्म किया है, तो उस कुछ परफॉर्मेंस के बदले में सेकंड पार्टी अग्रीड पार्टी से उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। यही एक प्रिंसिपल है क्वांटम मेरिट का। ठीक है, तो इसमें क्या है, पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू दी वर्क डन। जितना आपने काम किया है उसके लिए आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सो वो कंपनसेशन आपको कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंडर ही मिलेगा। आफ्टर पार्ट परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो या तो ब्रीचिंग पार्टी ब्रीच कर देती है या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्वांटम मेरिट का जो प्रिंसिपल है ये पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन आपको दिलाएगा। ठीक है, नाउ केसेस वेयर क्वांटम मेरिट इज वैलिड। तो कहाँ पे अब यहाँ पे आई डोंट नो कैमरा इज नॉट वर्किंग। हाँ जी, चलिए तो cases जहाँ पे quantum merit is valid. So first cases in case of act providing preventing the completion of contract by the defendant. ठीक है, तो जो डिफेंडेंट है, जो भी डिफॉल्टिंग पार्टी है, उसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पूरा करने से मना कर दिया है। नहीं, जो 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 अग्रीव्ड पार्टी है उसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, दूसरी पार्टी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, आपने पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसके एवज में आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो थ्रू दिस क्वांटम मेरिट प्रिंसिपल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ए हायर्स बी टू बिल्ड अ 3 स्टोरीड हाउस। तो बी बिल्डर है, ए जिसने वो बी को हायर किया है 3 मंजिला घर बनाने के लिए। आफ्टर अ पार्ट इज कंस्ट्रक्टेड ए प्रिवेंट्स बी फ्रॉम वर्किंग एनीमोर। तो ए ने बी को मना कर दिया कि भैया तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है, और बी को बीच में ही उसे उसके काम करने से रोक दिया। Here B is entitled one of the slaughter. Okay, this is by mistake. Here B is entitled to get reasonable compensation for work done. तो यहाँ पे डिफेंडेंट कौन है, A है, जिन्होंने B को काम करने से रोका है। ठीक है, तो B ने पार्ट परफॉर्मेंस किया है तो उसे पार्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको पार्ट कंपनसेशन मिलना चाहिए फॉर द वर्क ही हैज डन। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेटर बिकम्स वॉइड। तो जो पहले लीगल था, पहले वैलिड था, वो बाद में वॉइड बन जाता है। तो उस केस में भी अगर आपने कुछ पार्ट परफॉर्मेंस किया है तो उसके बदले में आपको वो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, A has been rendered services to the company under the contract of employment duly approved by the board of directors. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ए को हायर किया सर्विसेज के लिए, ए क्योंकि एम्प्लॉय है वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इलीगल था। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो थे ही नहीं, और उनको फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उन्हें फिर वो चेंज किया गया। ठीक है, तो नाउ
बिकॉज ए हैज बीन हायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो अब क्या है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इनवैलिड हो गए तो उनके द्वारा किए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाएंगे, तो मतलब ए का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो भी इनवैलिड हो जाएगा। बट ए हैज परफॉर्म्ड पास्ट सर्विसेज, तो ए कैन क्लेम रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज। ठीक है, तो ये है क्वांटम मेरिट, जितना काम किया है ब्रीच के बाद में उतने काम का पैसा तो मिलेगा ही, उतना आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट एंजॉयड बाय अ पार्टी, तो ये हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी किया था। इफ एक्स फॉरगॉट सर्टेन गुड्स एट वाइज हाउस, वाई ने क्या किया, उन गुड्स को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, फॉर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्हें यूज कर लिया। नाउ एक्स कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स का कुछ गुड्स वाई के घर पे गलती से रह गया था और वाई ने उसे कंज्यूम किया है, तो नाउ वाई इज लायबल obliged to compensate to Mr. X। ठीक है, फोर्थ केस इज कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड बट बैडली कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डर को कि आप ये घर बनाओ, उसने घर तो बना दिया बट वो बहुत ही बुरी हालत में से बनाया है, तो आप वहां पे जो आपको डैमेज हुआ है उसको आप क्लेम कर सकते हो बिकॉज ऑफ द बैड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्वांटम मेरिट। इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, इफ द अदर पार्टी हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, the party guilty of breach can also sue on quantum merit। ठीक है, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें भी अगर किसी ने पार्ट परफॉर्मेंस किया है तो उसके लिए भी उसको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस किसका है, ब्रीचिंग पार्टी का। ठीक है, तो वो भी अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, तो ए सिंगर है, बी एक थिएटर का मालिक है, मैनेजर है, बी ने ए को हायर किया है और कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही गाना गा सकती हो, 5 दिनों के लिए किसी और के लिए गाना नहीं गा सकती हो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है। 5वें दिन, 4 दिन ए ने गाना गाया, 5वें दिन ए ने ई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ए बी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो यहाँ पे ब्रीचिंग पार्टी कौन है, ए है। नाउ बिकॉज ए हैज परफॉर्म्ड फॉर 4 days, सो ए कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर दोस 4 days फ्रॉम बी, तो यहाँ पे कंपनसेशन भी किसको चाहिए, ए को चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, हर दिन के हिसाब से आप पेमेंट को डिवाइड कर सकते हो, और जो पार्टी जो ब्रीचिंग पार्टी है अगर उसी का परफॉर्मेंस है, पार्ट परफॉर्मेंस, तो वो अपने परफॉर्मेंस के लिए भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, अगर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं करती है, ठीक है, ब्रीच है यहाँ पर, तो कोर्ट उसे कहते हैं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि आप कोर्ट उससे परफॉर्मेंस को पूरा करवाएंगे। ठीक है, सो मीनिंग इज व्हेन कंपनसेशन इज नॉट इनफ, तो कंपनसेशन अगर आप किसी को देते हो तो वो इनफ नहीं है, तो कोर्ट में डायरेक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपने ब्रीच के लिए आपको कंपनसेशन क्लेम नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हो। ठीक है, सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट ग्रांटेड, तो ये कब कब नहीं दे दिया जाता, मॉनिटरी कंपनसेशन दैट इज एडिक्वेट, दैट इज एन एडिक्वेट रिलीफ, तो उन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम नहीं कर सकते जहाँ पे मॉनिटरी कंपनसेशन एडिक्वेट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, किसी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, अगर कोर्ट उसे सुपरवाइज नहीं कर सकता तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो डिमांड नहीं करेगा ब्रीचिंग पार्टी से। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट इन दिस डैमेजेस, एंड द लास्ट टॉपिक इज इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है, स्टे ऑर्डर। हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कोर्ट से आप लेकर आए हो, ऑर्डर लेकर आए हो कि ये आप कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंजंक्शन का मतलब है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक दिया है आप जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो आप रिस्ट्रेंट करते हो, एक पर्सन को रोकते हो कि आपको ये काम नहीं करना बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है इंजंक्शन। नाउ सी द एग्जांपल, सी द सेकंड पॉइंट, अ पार्टी हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू समथिंग एंड ही डज इट,
तो यहाँ पे प्रॉमिस क्या है, यहाँ पे आप ये नहीं करो कि मैं काम करूंगा, आप ये प्रॉमिस करो कि मैं ये काम नहीं करूंगा। उन केसेस में इंजंक्शन का यूज होता है। अ पार्टी हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू समथिंग एंड ही डज इट, उसने प्रॉमिस किया कि वो नहीं करेगा और फिर वो कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। एग्रीड पार्टी देन कैन टेक इंजंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू फॉरबिड हिम फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच, तो उसे रोकने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे। तो ये एक प्रिवेंटिव रिलीफ है, तो ब्रीच ना हो इसे रोकने के लिए आप इंजेक्शन उस पर लगवा देते हो। ब्रीच होने से पहले का स्टेप है इंजेक्शन। ठीक है। So example is A agreed to sing at B's theater and to sing nowhere for a certain period. तो ए ने बी के साथ में अग्रीमेंट किया है कि ए जो परफॉर्म करेगा बी के थिएटर पे और वो कहीं और पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता फॉर अ सर्टेन पीरियड। उसके बाद ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी टू सिंग एट सीज थिएटर एंड रिफ्यूज टू परफॉर्म फॉर बी। तो ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ में एंटर किया और बी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में हुआ था पहले, ए ने कहा था कि मैं आपके थिएटर के अलावा कहीं और पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दूंगी। ठीक है, नाउ ए हैज एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद सी और ए ने अपना बी के साथ में परफॉर्मेंस रोक दिया और कहा कि मैं सी के ही साथ में परफॉर्म करूंगी और आपके लिए बी के लिए परफॉर्म नहीं करूंगी। तो यहाँ पे बी कैन टेक गो टू द कोर्ट एंड वी सीक द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन। तो अगर कोर्ट इंजेक्शन का ऑर्डर ग्रांट करता है तो अब ए को रोक सकते हैं इंजेक्शन ऑर्डर से कि आप ये काम नहीं करोगे। तो ए कैन नॉट perform for C if the court order for injunction। समझ में आया? तो B the court order injunction restraining A to perform for C। तो A को रोक दिया गया इंजेक्शन ऑर्डर से। ठीक है, तो ये पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है, इंजेक्शन कहाँ पे लगेगा, जहां पे आपने बोला है आप परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी चीज वो काम आपको रोकने के लिए जो आपने कहा नहीं करोगे उसी को कंटिन्यू करने के लिए, जो आपने परफॉर्मेंस जो आपने कहा परफॉर्म करने को नहीं करने को उसे ना करो, इसीलिए इंजेक्शन ऑर्डर लगाया जाता है कि आप वो काम नहीं कर सकते उसे रोकने के लिए। ठीक है, तो ये है इंजेक्शन और उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, फ्री कंसेंट का जो एक लास्ट टॉपिक था वो हम जल्दी से कर लेते हैं, मिस्टेक। तो मिस्टेक यहाँ पर क्या है, जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी फैक्ट को लेके, तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई फैक्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे बोलेंगे मिस्टेक। और इनकरेक्ट बिलीफ, तो आपको जो लगता है वो इनकरेक्ट है, वो सही नहीं है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ का प्रॉब्लम है या फिर फैक्ट में गड़बड़ है। अब देखिए, अगर आपको अपनी कंट्री के लॉ के बारे में नहीं पता तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, वो आपकी इग्नोरेंस है, वो नेग्लिजेंस समझा जाएगा, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा वैलिड होगा। अगर आप किसी फॉरेन लॉ की नॉलेज नहीं है, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन पार्ट है फॉरेन लॉ को समझना, अगर आपको उस फॉरेन लॉ की नॉलेज नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी फैक्ट की का मिस्टेक है तो उसके भी दो केसेस हो सकते हैं, बायलैटरल और यूनिलैटरल। तो ये थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर इफ देयर इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ योर कंट्री देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एक्सक्यूज टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग है। इन केस ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और द मिस्टेक अबाउट द फॉरेन लॉ, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इफ बोथ पार्टीज अग्री देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड, and both parties are under the same mistake, then it can be declared void। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। सो लेट्स फर्स्ट डू द बायलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल का मतलब है दो बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, तो दोनों पार्टीज ही किसी की फैक्ट को गलत समझ रही हैं। ठीक है, गलत उनकी अंडरस्टैंडिंग है। उस केस में क्या होगा, व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, और वो जो मिस्टेक है वो एक ऐसे फैक्ट को लेकर है जो कि एक अग्रीमेंट का एक मटेरियल पॉइंट है, एक काफी एसेंशियल पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इफ थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो अगर तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। सो बोथ पार्टी मस्ट बी अंडर मिस्टेक, तो दोनों पार्टी ही मिस्टेक कर रही हैं।
और ये मिस्टेक किसी फैक्ट को लेकर है, ना कि किसी ओपिनियन या जजमेंट को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक पेंटिंग को सेल करने का। मिस्टर ए को लगा कि ये जो पेंटिंग है इसकी मार्केट वैल्यू 60,000 की होगी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी ने जब कंपनसेशन किया वो था सिर्फ 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक ऑफ ओपिनियन है। आपका ओपिनियन, आपको जो लगा वो फैक्ट से काफी अलग था। तो ओपिनियन और जजमेंट की बात नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू दी अग्रीमेंट, और वो जो फैक्ट है वो एक बहुत जरूरी पार्ट होना चाहिए अग्रीमेंट का, एसेंशियल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे किसी एक छोटे से क्लॉज की अगर आपको मिस्टेक है तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। नाउ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसके भी अब कुछ टाइप्स हैं। मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर ही मिस्टेक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार को सेल करने का। ए विल सेल हिज कार टू बी, बाद में पता लगा कि वो कार अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो चोरी हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका है। ठीक है, मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपको लगता है आप जो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे की है, बाद में आपको पता लगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है ही नहीं, वो आपकी मदर के नाम पर है। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो यहाँ पर भी ये वॉइड हो जाएगा। मिस्टेक एज टू द क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो आपकी एक बेसिक क्वांटिटी जिसको लेकर आप डील कर रहे हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, क्वांटिटी को लेकर मिस्टेक है, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा। या फिर क्वालिटी को लेकर ही प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो वहाँ पर भी चीजें अगर आपको लगता है, सपोज आप साड़ी सेलर हो, ठीक है, तो आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको लगता है कि ये जो साड़ी है ये बनारसी उसका मटेरियल है, अपने यही बोलकर, क्योंकि आपको खुद को मिस्टेक है, यही बोलकर आपने बायर को भी इस चीज को सेल कर दिया, तो यहाँ पे क्वालिटी को लेकर दोनों में मिस्टेक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा बाद में। ठीक है, बशर्ते ये मिस्टेक हो, ना कि फ्रॉड। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक इज यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो यूनिलेटरल में क्या है कि मिस्टेक सिर्फ एक पर्सन से है, फर्स्ट पार्टी से, सेकंड पार्टी को सारे नॉन फैक्ट्स हैं, उसकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। व्हेन ओनली वन पार्टी इज अंडर मिस्टेक ऑफ मटेरियल फैक्ट, तो यहाँ पे जो फैक्ट है वो एक मटेरियल, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इफ ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो अगर आपकी मिस्टेक नेग्लिजेंस, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से है, आपको मार्केट सिचुएशंस का पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो मिस्टेक आप कर रहे हो, तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है नेग्लिजेंस के लिए लॉ कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल वैलिड होगा। इफ कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर सेकंड पार्टी कुछ फ्रॉड करती है आपके साथ, कुछ गलत फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट करती है, उसकी वजह से आपको मिस्टेक आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल होगा, तो आप उसे रिजाइन कर सकते हो या फिर उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इज अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा इफ when mistake as to the identity of the person contracted with, where such identity is important, जब मिस्टेक उस पर्सन को लेकर है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टर एक्स, बट जिस एजेंट के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक्स का एजेंट नहीं है, वो वाई का एजेंट है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी को लेकर ही मिस्टेक हो गई आपसे, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड ऑफ एन इश्यू हो जाएगा। और मिस्टेक एज टू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका क्या नेचर है, उसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं, उससे रिलेटेड ही अगर आपको मिस्टेक है तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड ऑफ एन इश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना है, यहाँ पे नेग्लिजेंस को अवार्ड नहीं मिलेगा, नेग्लिजेंस के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन आपकी नेग्लिजेंस नहीं है, आपकी इनकैपेसिटी आप कह सकते हो। एक इलिटरेट ओल्ड लेडी है जिसको ये बोल के पेपर्स पे साइन कराया गया कि आपके प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम पे की जा रही है, बट एक्चुअल वो प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे नहीं, किसी और मिस्टर एक्स के नाम पे हो रही थी। तो यहाँ पे ये मिस्टेक जो है ये ये डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर नेचर के बारे में मिस्टेक थी, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ में हमारा फर्स्ट यूनिट विच इज अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।